हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर है आज थर्ड, जिसपे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशनल मोशन के। तो इसके पहले के दो लेक्चर उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के। और मैंने आपको पहले भी कहा था जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेस्ट एग्जाम की या CUET PG एग्जाम की, उन लोगों के लिए भी ये जो लेक्चर्स है उतने ही बेनिफिशियल हैं जितने कि आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेस्ट की या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप CUET PG एग्जाम की, तो भी आपके लिए ये लेक्चर्स जो हैं बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जरूर देख के जाना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से आपको जेस्ट में या CUET PG एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो CUET PG के जो न्यू बैचेज हैं वो स्टार्ट है, और जो टेस्ट सीरीज़ है वो 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जो कि जिसका एक टेस्ट हो चुका है मैकेनिक्स का। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं खाली, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेंगे निंजा प्रेप ऐप पर। तो निंजा प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल से, और वहाँ पर आप ये टेस्ट सीरीज और ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चंस, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। यहाँ पर देखो बात यह है कि अर्थ के अराउंड है, सन के अराउंड नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन जो सन वाला होगा उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस एट द पेरेगी एंड द अपोगी आर 2500 किलोमीटर एंड 4500 किलोमीटर। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये वाला पढ़ा है, ये एलिप्स है और यहाँ पर है सन। आप लोगों ने ये पढ़ा है सन वाला। तो यहाँ पर ये होता है पास वाला पेरेगी और दूर वाला एपेगी होगी, है ना। तो ये P और ये A और ये है सन। आप लोगों ने ये वाला पढ़ा है, ये मिनिमम डिस्टेंस और ये मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये यहाँ सेंटर है। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं C, है ना। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं R1 और ये डिस्टेंस होता है R2। तो यहाँ पर जो ये एक्सेस होता है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस, और ये भी डिस्टेंस कितनी होती है, A होती है। तो जो एसेंट्रिसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, C/A। तो जो C है वो किसके इक्वल होता है, EA के। ये हम पढ़ते हैं, पर हम जो पढ़ते हैं उसमें यहाँ पर होता है सन, और यहाँ पर बोला हुआ है अर्थ। तो सन को अर्थ से रिप्लेस करेंगे, और अर्थ की सरफेस से यानी कि यहाँ से। तो अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक तो 6400 किलोमीटर उसकी रेडियस है ही। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो आपको यहाँ पर काउंट करनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ अर्थ वो आपको 6400 किलोमीटर लेनी पड़ेगी। तो जब आपको पेरेगी बोला गया है, यानी कि R1 जो है वो कितना होगा, A माइनस सी। तो वो A माइनस सी किसके बराबर होगा, A माइनस E। अगर यहाँ पर सन होता तो आप ये फॉर्मूला लिखते, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 6400 अर्थ दिया हुआ है। तो अर्थ की सरफेस से ऊपर है, मतलब 6400 किलोमीटर जोड़ना पड़ेगा पेरेगी में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो R1 है वो R1 ना होकर कितना होगा, R1 प्लस कितना होगा 2500 इक्वल्स टू A माइनस EA। पहली इक्वेशन बनेगी ये। तो R1 की वैल्यू कितनी रखोगे, 6400 प्लस ये कितना हो जाएगा 2500, और ये होगा A माइनस AE। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो यहाँ पर बन जाएगी वो बन जाएगी 6400 प्लस 4500, और ये बन जाएगा A प्लस AE। ये इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। तो सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो ये बनेगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और ये हो जाएगा 11,000 अपॉन ये हो जाएगा 900। ये 6500 ले लो आप ना, 6500 ले लो, इसको राउंड फिगर में आ जाएगा। ये 6400 होता है, मैं यहाँ 6500 लिख रहा हूँ। इसको लमसम लिख देता हूँ यहाँ पर 6500। तो ये 11,000 अपॉन 9, तो ये कैंसिल, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 9 प्लस 9e, और ये बनेगा 11 माइनस 11e। ये हो जाएगा 20,
ई इक्वल्स टू 20, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.1। 0.1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये न्यूमेरिकल नेट टाइप्स था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो 0.1 इसका राइट आंसर आ जाएगा सेंट्रिसिटी का। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पर बोला है अर्थ सरफेस से, वो एक यहाँ पर जो है उसकी वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है यू आर की वैल्यू दी हुई है, तो यू आर की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ। तो एफ कितना होगा माइनस डी यू अपॉन डी आर। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस और 2 k r, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जा रहा है। तो सर्किल में कोई भी चीज़ जाएगी तो वहाँ पर फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि 2 k r इसके इक्वल होगा mv² अपॉन आर के। 2 k r किसके इक्वल हो जाएगा, mv² अपॉन आर। अब इसको हमको इस फॉर्म में लाना है, एल के फॉर्म में, और सभी जगह L² लिखा हुआ है, यानी कि m² v² और r² हमें चाहिएगा। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं m से, तो इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूं m² v², तो नीचे बन गया mr। ऊपर भी r² लाना है, तो ऊपर r² लाने के लिए मैंने r² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हो गया r3, है ना। तो ये बन गया m² v² r² कॉन mr3, और ये हो गया 2 k r। तो यहाँ से इसको मैंने लिखा r⁴ r⁴ इज इक्वल्स टू m² v² r² अपॉन इसको हमने लिखा mk, है ना, mk 2mk को लिखा mk, एक मिनट रुकना, 2mk। तो यहाँ से ये बन गया L², तो ये हो गया L² अपॉन 2mk, और r की वैल्यू हो गई L² अपॉन 2mk, और पावर कितनी हो गई 1/4, L² अपॉन 2mk पावर 1/4। तो ये आंसर आ गया इसका। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, तो mk ये वाला होगा, यहाँ पर k नहीं लिखा हुआ है, k लिख लेना यहाँ पर, ये बी ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको CUET PG के बैच ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो बैचेज हैं या टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है अ प्लैनेट इज अ हाईली एसेंट्रिक अबाउट अ स्टार, द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच इज 300 times smaller than its farthest distance from the star। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस RC स्मॉलर है, 300 टाइम्स स्मॉलर है, फारदेस्ट तो फारदेस्ट से 300 टाइम्स स्मॉलर है, RF अपॉन 300। देन इफ द करस्पॉन्डिंग स्पीड आर VC एंड VF, देन VC अपॉन VF। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां पर लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब आप लगाओगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा MVC क्लोजेस्ट मतलब, और RC इक्वल्स टू MVF और RF। तो M से M कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VC अपॉन VF। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा RF अपॉन RC। RF अपॉन RC किसके इक्वल हो गया 300, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 300। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 300, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट इज 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब हम कंजर्वेशन सेंट्रल फोर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहला ही जो इसका लॉ होता है, वो लॉ क्या होता है कि अ पार्टिकल मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स ऑलवेज restricted to a plane, a particle under central force
इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टाउ है वो होता है आर क्रॉस एफ, और ये सेंट्रल फोर्स होता है, और जो सेंट्रल फोर्स है और जो पोजीशन वेक्टर है दोनों सेम लाइन पे हो जाते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो हमेशा किस में रह जाएगा? एक ही प्लेन में रह जाएगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाएगा, है ना। डी एल अपॉन डी टी इसके बराबर हो जाएगा जीरो के, यानी कि एल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो वो हमेशा किस में रहेगा? एक ही प्लेन में रह जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Two planets P1 and P2 having mass M1 and M2 revolves around the sun in elliptical orbit with time period T1 and T2. The minimum and maximum distance of planet P1. Planet P1 की जो minimum distance है और maximum distance है वो हमें given है R and 3R। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज डिस्टेंस निकाल लो। एवरेज डिस्टेंस, तो एवरेज डिस्टेंस कितनी हो गई? वो हो गई R प्लस 3R अपॉन 2, तो ये कितनी हो गई? 2R। इसी तरह से P2 के लिए क्या है? P2 के लिए 2R और 4R। तो यहाँ से जो एवरेज डिस्टेंस निकल गई, एवरेज डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी? 2R प्लस 4R अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा? 3R। क्लियर? तो जो टाइम पीरियड होता है केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए जो है वो क्या हो गई? इनके एवरेज डिस्टेंस का क्यूब हो गया, है ना। तो टी स्क्वायर, तो सेमी मेजर एक्सिस बेसिकली जिसको बोला जाता है, तो टी स्क्वायर, या अगर हम निकाल लें T2 अपॉन T1 हमें पूछा है, तो T2 अपॉन T1 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 क्यूब। ठीक है, 3 अपॉन 2 क्यूब, और हमें चाहिए केवल T2 अपॉन T1, तो ये कितना आ जाएगा? इसका क्यूब रूट हो गया, तो यहाँ से बनेगा ये 3/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर? आंसर आ गया हमारे पास सी। तो इसका जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वो कौन सा आ गया? सी आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4% विदाउट चेंजिंग द मास देन द लेंथ ऑफ द डे आवर्स। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर लगाओगे आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? MVR, MV1 R1 M1, और ये कितना हो गया? M2 V2 और R2। अब यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, ये अर्थ है, सॉलिड बॉडी हो गई, तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं I1 ω1 और इक्वल्स टू I2 ω2। ये किसके लिए? फॉर रिजिड बॉडी। तो अर्थ कौन सी बॉडी होगी? रिजिड बॉडी हो गई, तो हम कौन सा वाला लेंगे? ये वाला लेंगे। तो I1 ω1 अर्थ है जो, उसको हम क्या मानते हैं? सॉलिड स्फीयर। तो कितना होगा? 2/5 M1 R1 स्क्वायर और इंटू ω1। ठीक, और उसको क्या लिखेंगे? 2/5 M2 R2 स्क्वायर और ω2। तो यहाँ से 2/5 ये तो हो गया कैंसिल। ω1 की जगह लिख सकते हैं, टाइम पीरियड हमें पूछा है, देन द लेंथ ऑफ द डे का मतलब है टाइम पीरियड। तो रेडियस भी सेम रहने वाली है, तो रेडियस को हम क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, ये काट दिया यहाँ से। तो यहाँ बन गया M1 अपॉन T1। ω1 को लिख दोगे 2π अपॉन T1, और इसको लिखोगे M2 अपॉन T2। तो T2 जो है, T2 वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा M2 अपॉन M1 इंटू T1। M2 अपॉन M1 इंटू T1। क्या बढ़ा रहे हैं हम? डायमीटर बढ़ा रहे हैं, सॉरी, इसको कैंसिल करो एक बार वापस लिखता हूँ। मास इंक्रीज नहीं कर रहे, डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। इसको वापस लिखो, I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। तो 2/5 M ये पहले रेडियस है, और ये इसको लिख देता हूँ मैं 2π अपॉन T1, और 2/5 M R2 स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने 2π अपॉन T2।
ये कैंसिल, मास सेम है, मास में कोई चेंज नहीं है। रेडियस यानी कि डायमीटर इंक्रीज हो गया 4%, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंक्रीज होकर हो जाएगा r प्लस 0.04 r, 1.04 हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये हो गया r1 स्क्वायर अपॉन t1, और इधर से ये वैल्यू कितनी हो गई, r1 प्लस 0.04, 4% का मतलब 4/100, और r1 ये स्क्वायर में रहेगा ही अपॉन t2। की जो वैल्यू है r1 कॉमन आके कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.04 का स्क्वायर इंटू t1। तो t1 कितना है 24 आवर्स, और इंटू 1.04 आवर्स, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 25.95 आवर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वो इनिशियली मैंने मास समझ लिया था, मास को मैं चेंज कर रहा था, ये होगा इससे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंसीडर a classical particle subjected to an attractive inverse square तो इसमें हमें पूछा है पार्टिकल विल फॉलो अ पैराबोलिक। तो पैराबोलिक के लिए क्या कंडीशन होती है, एसेंट्रिसिटी होती है 1 और जो एनर्जी होती है 0। अब यहाँ पर 4 तरह की कंडीशन बनती है, मैं लिख देता हूँ, एप्सिलॉन, ई, और उसके बाद पाथ, ये है एनर्जी है। तो यदि एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, तो ये बनता है हाइपरबोला, ये बनता है हाइपरबोला। एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एनर्जी ग्रेटर देन 0, तो ये बनता है हाइपरबोला। सेकंड, यदि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है यानी कि एसेंट्रिसिटी 1 है और जो एनर्जी है वो 0 है, तो ये बनता है पैराबोला, ये याद करना पड़ेगा आप। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 1 है और एनर्जी भी लेस देन 0 है, तो ये बनता है एलिप्स। और यदि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है और एनर्जी की वैल्यू जो है वो है mk² अपॉन 2j², तो ये बन जाता है सर्किल। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पर। फिलहाल हमें जो केस पूछा है वो पूछा है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक के लिए कौन सी कंडीशन होती है, पैराबोलिक के लिए कंडीशन होती है ये वाली, एसेंट्रिसिटी 1 और जो एनर्जी है उसकी वैल्यू 0। क्लियर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A body of mass m 1 kg is moving under a central force in an elliptical orbit with semi major axis 1000 meter and semi minor axis 100 meter. The orbit angular momentum of the body is, angular momentum उसका दे रखा है टाइम पीरियड। हमने एक लॉ पढ़ा है केपलर सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, तो केपलर सेकंड लॉ कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, L/2m। जो इलिप्स बन रहा है ये इलिप्स, तो इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई AB। हमें पूछा है टाइम, तो अगर मैं इसको टाइम के फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा 2ma/L। तो इलिप्स का एरिया होता है पाई AB, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2m पाई AB/L। अब जो भी वैल्यूज़ दी हैं वो सब्सटीट्यूट करो, 2 का 2, m मीन्स मास कितना दिया है 1 kg, तो 1, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, सेमी मेजर एक्सेस यानी कि a की वैल्यू 1000, फिर सेमी माइनर एक्सेस यानी कि b की वैल्यू कितनी 100, उसके बाद l की वैल्यू कितनी है 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा 1.744 आवर्स। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन सेज दैट देयर आर थ्री, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। देयर आर 3 planets in circular orbits around a star at distance a, 4a and 9a respectively. At time t equals to t0, the star and 3 planets are in straight line. तो ये स्टार मान लो, यहाँ पर ये स्टार हो गया और ये 3 planets हैं 1, 2 and 3, ये स्ट्रेट लाइन में है। डिस्टेंस इनकी है, ये है a, ये डिस्टेंस है 4a और ये डिस्टेंस है 9a, ये डिस्टेंस दी हुई है। हाउ लॉन्ग आफ्टर t0 दे विल बी अगेन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करें तो t² प्रोपोर्शनल टू a³। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाऊं तो यहाँ से मान लेता हूँ मैं ka³। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ और फर्स्ट पार्टिकल के लिए इस टाइम को मैं मान लेता हूँ t। तो फॉर सेकेंड पार्टिकल t² इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू 4a है,
हाँ 4a क्यूब, तो ये बनेगा 16 4a, तो यहाँ से ये T1 की पावर सिर्फ T1 के, एक मिनट में, T1 इक्वल्स टू KA 3/2 इक्वल्स टू T, इसको T लिख लेता हूँ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो बनेगी यानी कि T2 इक्वल्स टू K4A 3/2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये बनेगा 2T 80, और इसी तरह से T3 की जो वैल्यू है वो बनेगी 2070। अब ये यहाँ पर 3 टाइम आ गए, एक आ गया हमारे पास कौन सा 27, एक आ गया हमारे पास 8 और एक आ गया T। तो ये तीनों अगेन वापस से एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। सेम कब आएंगे, जब इनका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम जो होगा उस टाइम पर ये किस में आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में। तो दे विल बी अगेन इन स्ट्रेट लाइन, दे विल बी अगेन इन स्ट्रेट लाइन कब, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, T1 इंटू T2 इंटू T3, कितना हो गया, T इंटू 8T इंटू 27T, ये आ जाएगा 216T, यानी कि सी आंसर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ग्रेविटेशनल मोशन और जो हमारा सेंट्रल फोर्स है उसके क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, आसान से क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।